संसद स्मोक कांड की जांच अब जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रही है, बड़ी खबरें हमारे पास है, नए नए खुलासे इस पर हो रहे हैं और सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक स्पेशल सेल आरोपियों को संसद में ले जाकर जल्द सीन को रिक्रिएट भी करवा सकती है। मामले में आज एक नया किरदार भी जुड़ा है और वो है महेश को भी 13 दिसंबर को संसद में हंगामे वाली घटना में शामिल होना था, लेकिन ऐन मौके पर प्लान को बदल दिया गया। आशंका यह जताई जा रही है कि महेश पूरी घटना का मास्टरमाइंड हो सकता है। महेश राजस्थान के नागौर का रहने वाला शख्स है। मुख्य आरोपी ललित झा जब दिल्ली से फरार होकर बाहर निकला तो उसे नागौर में महेश ने ही पनाह दी थी। मेरे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर आगे मुझे ज्वाइन करेंगे। पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए एक अपडेट आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए पूरे प्लान के बारे में और इस प्लान से जुड़े 7 किरदार और उनकी तस्वीरें आपके सामने। लेकिन यहां मुख्य तौर पर 7 किरदारों में आज बात होगी महेश को लेकर। वो शख्स जो हिरासत में है, ललित झा, जो अभी तक फरार था, गिरफ्त में आने के बाद इसने बड़े खुलासे किए हैं। हालांकि अभी तक देख लीजिए किस तरीके से मनोरंजन, सागर और नीलम तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लगातार इनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन कैलाश हिरासत में है। अमोल की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ललित झा वो शख्स जो पिछले 24 घंटे में जिससे अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसने खुलासा किया है कि किस तरीके से उन्होंने राजस्थान में ही चारों आरोपियों के फोन्स को नष्ट किया। इन फोन्स को नष्ट करने के साथ साथ ये भी साफ हो गया, जिसके जरिए ये पता लग पाया कि ये सब कुछ प्लान्ड था, प्री प्लान था और प्लानिंग हुई थी। बकायदा उसको देखते हुए प्लान ए और प्लान बी पर काम किया जा रहा था। लेकिन मुश्किल क्या थी? संसद के अंदर तक जाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। खुलासा ललित ने यह भी किया कि संसद तक अंदर पहुंचने के लिए ही पास की जरूरत थी, इसीलिए अलग अलग लेवल पर प्लानिंग की गई। हालांकि आपको यह भी बता दें कि टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से गुत्थी सुलझाने को लेकर खबरें बड़ी हैं। पुलिस की यह कोशिश है कि जल्द से जल्द इन सभी किरदारों को जोड़ते हुए किस तरीके से इनके तार जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन में यह पता लगाया जा सके। कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। पुलिस ने विजय चौक और संसद के आसपास के डंप डेटा को भी अब कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जिस तरीके से पूरे मामले की जांच कर रही है, कई बड़े सवाल हैं और किस तरीके से अब ललित से हुई पूछताछ के बाद बड़े खुलासे हुए हैं और महेश का जो आज नाम सामने आया है उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल ये कि संसद में कड़ी सुरक्षा होती है, इसके बाद भी संसद के अंदर कलर कैनिस्टर पहुंचे कैसे? इस सवाल का जवाब पुलिस की एफआईआर से मिला है। एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अब आपके सामने जानकारी होगी उस एफआईआर के बारे में, आपको बताएंगे आखिर इस एफआईआर में क्या क्या लिखा गया है। क्योंकि एफआईआर में खुलासा हुआ है जूतों को लेकर, जूते से हुई करामात को लेकर। सागर शर्मा 2 स्मोक कलर जूतों में छिपाकर ही संसद के अंदर लेकर गया था। आपको यह भी बता दें कि इस एफआईआर में यह भी साफ हो गया है कि कैसे बाएं पैर के जूते में कैविटी बनाई गई थी और दाहिने पैर के जूते के अंदर के सोल को भी काट दिया गया था। हालांकि पुलिस को 2 पैम्फलेट्स भी यहां पर मिले हैं जो थोड़े से फटे हुई कंडीशन में थे। उसमें से पहले पैम्फलेट पर इंग्लिश में छपा हुआ था जय हिंद, तिरंगे की फोटो भी इस पैम्फलेट में देखी गई है। हालांकि दूसरे पैम्फलेट पर इंग्लिश में मणिपुर और दूसरे मुद्दों से जुड़े स्लोगन्स लिखे हुए थे। हालांकि सवाल कलर कैनिस्टर को लेकर था, क्योंकि कलर कैनिस्टर पर लिखा था बंद जगह में इसका इस्तेमाल ना करें। हालांकि जिस तरीके से एफआईआर को देखते हुए बड़े खुलासे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर में और क्या क्या लिखा गया है, विवेक शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और जितेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले एफआईआर में लिखी बड़ी बातें और अभी तक इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर में क्या कुछ स्पेसिफाई किया गया? देखिए, सबसे पहली बात एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि सागर शर्मा अपने जूतों के जो सोल थी उसमें कैविटी बनाकर ये स्मोक बम जो है वो लेके गया था और उसके बाद वहां पर संसद भवन के अंदर जाकर इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया था। कई बड़े खुलासे एफआईआर के अंदर निकल के सामने आए और स्मोक बम की बात करें तो उस पर बाकायदा इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी कि इसे बंद वाली जगह पर इस्तेमाल ना किया जा सके, चेतावनी लिखी हुई थी। लेकिन जिस तरह से स्मोक लेके गया था ये वहां पर, तो कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े होते हैं, जिसके चलते दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते जो विजय चौक है और संसद भवन के आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखा जा रहा है। साथ ही इन लोगों के कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि पिछले 15 दिनों में इन लोगों ने किन किन लोगों से बातचीत करी। तो साफ है कि हर एक एंगल से मामले की तफ्तीश पुलिस में जुटी हुई है और इन 15 दिनों में कोई ऐसा शख्स तो नहीं था जो किसी संगठन या फिर किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। तो साफ है कि हर
एंगल से मामले की तफ्तीश लगातार जारी है और इस मामले में जल्द ही कई बड़े और खुलासे भी सामने आ सकते हैं। लेकिन मास्टरमाइंड कौन, यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल। और लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको बता रहा है कि आखिर किस तरीके से अभी तक की पूछताछ के बाद बड़े खुलासे हुए हैं। ललित झा की गिरफ्तारी, लेकिन आज मैं बात करूंगी मेरे सहयोगी जितेंद्र से महेश को लेकर, वो शख्स जो फिलहाल हिरासत में है, क्योंकि बड़ी खबर आई है ललित झा से पूछताछ में हुए बड़े खुलासे को लेकर। आपको बता दें 13 दिसंबर के लिए 2 प्लान्स बनाए गए हैं, प्लान ए और प्लान बी बनाया गया। एक प्लान फेल होता तो दूसरे पर काम किया जाता। ये प्लान्स आखिर है क्या, किस तरीके से ये प्लान बनाए गए और दोनों प्लान को लेकर ललित ने पूछताछ के बाद क्या बड़े खुलासे किए हैं। और ललित के साथ साथ अब महेश को भी हिरासत में लिया गया है। ललित की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन महेश को अब हिरासत में लिया गया है। कौन है ये शख्स महेश, आखिर किस तरीके से वो ललित को जानता है, उसकी भूमिका अब क्या सामने आ रही है। और मास्टरमाइंड को देखते हुए, महेश और ललित से हो रही पूछताछ को देखते हुए बड़ा अपडेट आपके सामने होगा। लेकिन मुख्य आरोपी ललित झा का ये प्लान ए सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि प्लान ए के मुताबिक डिटेल जानकारी जो अभी तक सामने आई है, संसद के अंदर मनोरंजन और सागर शर्मा जाएंगे क्योंकि उनके पासेस बने हुए थे। संसद के बाहर अमोल और नीलम रहेंगे। ट्रांसपोर्ट भवन से संसद के पास जाकर कलर बॉम्ब जलाया जाएगा, ये प्लान ए के मुताबिक बात हुई थी। लेकिन प्लान बी, जहां नीलम और अमोल के फेल होने पर महेश और कैलाश संसद के करीब जाते और मीडिया के कैमरास के आगे ही ये कलर बॉम्ब जलाते, नारेबाजी करते। इसमें बड़ी बात जरा जानिए, 12 दिसंबर की रात ही महेश और कैलाश गुरुग्राम विक्की के घर पर पहुंचे ही नहीं। अमोल और नीलम को हर हाल में यह काम करने का जिम्मा सौंपा। इसके बाद ललित ने छिपने का पूरा प्लान बनाया। तो प्लान ए और प्लान बी, और उसी प्लान बी में नाम आया महेश का। जितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। जितेंद्र, महेश को अब हिरासत में लिया गया है, इसको लेकर फिलहाल क्या बड़े खुलासे और कैसे इन कड़ियों को अब जोड़ने की कोशिश की जा रही है इन्वेस्टिगेशन में? जी बिल्कुल, देखिए इस केस में महेश का अहम रोल है। महेश दरअसल वो शख्स है जो कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहा था लगातार, और जो ललित झा है उसका सबसे करीबी इसको बताया जाता है, यानी कि विश्वास पात्र। लेकिन 12 दिसंबर को जब कैलाश अपने मौसेरे भाई महेश के साथ वहां पर नहीं पहुंचा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कहानी बिगड़ी और ललित झा को खुद फोन लेकर वहां से फरार होना पड़ा। खास बात यह भी है कि महेश के सामने ही उन तमाम फोन्स को जलाया गया राजस्थान के अंदर, जो कि नीलम का था, सागर का था, मनोरंजन का था और फिर एक अन्य आरोपी का था। तो चारों फोन सभी महेश के सामने जलाए गए। तो महेश को वहां भी ले जाया जाएगा जहां पर ये फोन जलाए गए, और जो फोन अवशेष जो वहां पर मौजूद होंगे उनको बरामद किया जाएगा। जितेंद्र, बड़ी बात आपने बताई है, महेश वो शख्स जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा था और उसी के सामने फोन्स को डैमेज भी किया गया। इसलिए बड़ा सवाल, क्या महेश ही मास्टरमाइंड है? क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच में जो बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी खबर हमारे सहयोगी ने दी, जहां संसद स्मोक कांड में महेश नाम का शख्स शामिल है और महेश ने ललित झा के साथ ही थाने में सरेंडर भी किया है। ये एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ रही है। इसलिए सवाल मास्टरमाइंड को लेकर है कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है, ललित या महेश? जांच में इसको लेकर भी बड़े सवाल किए जा रहे हैं, और कौन किस तरीके से इस पूरी साजिश में शामिल है ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि साजिश में ललित झा और महेश का बड़ा रोल माना जा रहा है। हालांकि महेश, जिसको लेकर मैं अपने सहयोगी से बात कर रही थी, राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला यह शख्स है। महेश की कई बार आरोपी महिला नीलम से भी बातचीत हुई है। सबकी मुलाकात भगत सिंह फैन क्लब पेज पर हुई थी। महेश का काम क्या था, किसकी क्या भूमिका थी, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ललित झा को छुपाने में इसने मदद की है। ललित को नागौर में इसने कमरा दिलाया है। महेश ने ही अपनी आईडी पर ललित को गेस्ट हाउस भी दिलवाया था। और जितेंद्र, यही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कैसे इन कड़ियों को जोड़ते हुए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कौन है मास्टरमाइंड, और अगर ये सिर्फ मोहरे हैं तो किसने इनके जरिए इस प्लानिंग को अंजाम दिया? जी बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा शुरुआत में ही एक बात दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई थी कि इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। लार्जर कॉन्स्पिरेसी की जब हम बात करते हैं तो अभी तक 6 कैरेक्टर पुलिस के सामने आए हैं, लेकिन इनमें ललित झा को अब तक मास्टरमाइंड माना जा रहा था। लेकिन जब महेश सामने आता है तो महेश के बाद अब पुलिस का शक महेश के ऊपर भी गहरा रहा है। लेकिन ये साजिश जो है वो इन 6 तक सीमित नहीं है। पुलिस को लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ और लोग जुड़े हो सकते हैं। कोई ऐसा शख्स है जिसके कहने पर इन्होंने पूरी साजिश, पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार की, और ये साजिश महज एक
1 महीने 2 महीने में तैयार नहीं हुई है, बल्कि 6 महीने से ज़्यादा का इसमें वक्त लगा, जिसके सबूत पुलिस के पास मौजूद है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ और लोगों के इन्वॉल्व होने की बात सामने आ रही है। तो अभी फिलहाल पुलिस मानकर चल रही है कि महेश या ललित झा में से कोई इसका मास्टरमाइंड हो सकता है, लेकिन वहीं पुलिस ने अभी भी एक जगह छोड़ी हुई है, कहें तो तफ्तीश के दौरान, कि आने वाले वक्त में कुछ और लोगों का नाम इसमें सामने आ सकता है। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि हर पहलू पर मामले की तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश जो 5 राज्यों तक फैल चुकी है, कई लोगों के नाम सामने 5 राज्यों तक फैली तफ्तीश को लेकर अगला मेरा सवाल आपसे होगा, क्योंकि लखनऊ से बड़ी खबर आई, जहां लखनऊ में सागर शर्मा के घर से एक डायरी बरामद की गई है। एक और सबसे बड़ी खबर खुफिया एजेंसी को मिली डायरी को लेकर। डायरी में लिखी बातों को समझने में जांच एजेंसी जुट गई हैं, क्योंकि डायरी से सागर के भी कई राज खुल सकते हैं। आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष ने आपको बताया था कि किस तरीके से मामले में लगातार हो रही इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सबसे बड़ी बात जानने की कोशिश की जा रही है कि पिछले 1 साल में इनकी क्या गतिविधियां रही हैं, किससे ये जुड़े रहे हैं। लेकिन अब लखनऊ में जिस तरीके से जांच का दायरा पहुंचा है, सागर शर्मा की डायरी को लेकर आज बड़े खुलासे हुए हैं। और इस डायरी में आखिर लिखा क्या है, मैं चाहूंगी अगर आप इसको दोबारा प्ले आउट करें, क्योंकि यहां घर से विदा लेने की बात कही गई है, दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी देर रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान नहीं है। हर पल उम्मीद लगाए 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है, एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वे नहीं जो छीनना जानते हैं। ये 2021 में इस शख्स ने अपनी डायरी में लिखा था। हालांकि इस डायरी को देखते हुए जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये जानना समझना जरूरी है कि आखिर ये किस तरीके से एक दूसरे के संपर्क में आए, कैसे कांटेक्ट में आने के बाद इन्होंने बाकायदा प्लानिंग की।